जय हिंद। एक बार एक दारोगा अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा होता है। उसी दौरान कुछ बदमाश, कुछ लुटेरे और डाकू उसको देख लेते हैं। दारोगा और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया जाता है। इसके साथ ही जो कुछ होता है वो सबको हिला देता है। सभी के सभी डाकू अपने सामने, दारोगा के सामने, उसकी पत्नी के एक एक करके कपड़े उतारते हैं, उसके साथ बार बार बलात्कार करते हैं और दारोगा ये सब देखता रहता है। इसके बाद पत्नी के सामने दारोगा की हत्या की जाती है, उसकी लाश के टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। अब यह घटना एक तरफ थी, दूसरी घटना थी एक एमएलए का अपहरण। अचानक से एमएलए का अपहरण कर लिया जाता है और कुछ दिन बाद उस एमएलए की लाश मिलती है। इसी बीच 11 पुलिस वालों की थाने में घुसकर डाकू हत्या कर देते हैं। अब ये तीन घटनाएं अपने आप में समाज में लोगों में डर पैदा कर देती हैं। इलाका वासी इतना ज्यादा थर-थर कांपने लगते हैं इन लोगों से कि उन्हें अपनी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं लग रही थीं। इसी बीच एक आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। आईपीएस विक्रम सिंह इस जगह पर पहुंचकर क्या कुछ करते हैं, उसके बाद इन डाकुओं के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस बहुत ही दिलचस्प केस है। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। एक बार एक थाने के दारोगा अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के एटा बदायूं के बीच पड़ने वाले जंगलों में नदी पार कर रहे थे। इस बीच डाकुओं का बहुत ज्यादा बोलबाला था। डाकू महावीर का उस समय काफी नाम था, बड़े बड़े लोग उससे थर-थर कांपा करते थे। इसके साथ ही पुलिस वालों में भी डाकू महावीर को लेकर भय का, आतंक का माहौल हुआ करता था। अब डाकू महावीर और उसके गैंग ने इस दारोगा और उसकी पत्नी को जंगल पार करते हुए देख लिया। जब उसने ये देखा तो उसने फौरन दारोगा को रोका। दारोगा और उनकी पत्नी वहीं पर रुक गए। इसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया। कुछ समय तक दारोगा को कुछ नहीं कहा गया, पर उसके बाद जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। दारोगा के सामने उनकी पत्नी के एक एक करके कपड़े उतारे गए। उसके बाद उनकी पत्नी से अलग अलग लोगों ने, यानी कई लोगों ने बलात्कार किया। ऐसे में दारोगा बहुत ही निरुत्साहित महसूस कर रहे थे। अब इसके बाद बारी थी दारोगा की। इन डाकुओं ने यहां पर रुकने के बजाय दारोगा पर हमला करना शुरू किया। उन्हें पहले बहुत मारा गया, पीटा गया और उसके बाद दारोगा की हत्या की गई। हत्या पत्नी के सामने की गई। हत्या करने तक ही वो नहीं रुके। इन डाकुओं ने दारोगा की लाश के टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े उसकी पत्नी की आंखों के सामने किए ताकि डाकू अपना आतंक कायम कर सकें। पर जब यह घटना हुई उसने लोगों को बुरी तरह से हिला दिया। अब इसके साथ ही एक घटना और होती है, वो होती है 7 अगस्त 1981 को। डाकू छविराम ने एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में नथुआपुर गांव में 11 पुलिस वालों को मार गिराया। 11 पुलिस वाले एक साथ कहीं जा रहे थे, तभी अचानक से इस डाकू ने हमला कर दिया। उसके पूरे गैंग ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और 11 पुलिस वाले शहीद हो गए। अब इस घटना के बाद दहशत का दूसरा नाम इन डाकुओं को, इन दसुओं को माना जाता था। अब तीसरी घटना ने सबको हिला कर रख दिया और सब लोग ये सोचने लगे कि अगर पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं, उनके परिवार सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी सुरक्षित कैसे होगा। तीसरी घटना में एटा के पूर्व एमएलए सतीश चंद्र शर्मा का अपहरण कर लिया गया। उनका अपहरण होने के बाद तो आम आदमी जैसे डर ही गया था। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में भी हड़कंप मच गया। अब तलाश एक ऐसे आईपीएस अफसर की जा रही थी जो अपनी जान से ज्यादा अपने फर्ज को प्यार करता हो। तभी डीजीपी ऑफिस तक आईपीएस विक्रम सिंह का नाम किसी ने पहुंचा दिया। आईपीएस विक्रम सिंह का नाम जैसे ही पहुंचा, उसके बाद अधिकारियों ने आपस में बातचीत की और उनके नाम पर मोहर लग गई।
आईपीएस विक्रम सिंह को सीधा हमीरपुर से एटा भेजा गया और जल्दबाजी इतनी थी कि उनके लिए खास तौर पर एक हेलीकॉप्टर मंगवाया गया और उस चॉपर में बैठाकर एसपी साहब को, आईपीएस विक्रम सिंह को हमीरपुर से एटा भेज दिया गया। अब जब हमीरपुर से एटा पहुंच गए आईपीएस विक्रम सिंह, तो उन्हें समझाने के लिए कुछ पुलिस वाले और कुछ सिविलियन उनके पास आए। सबसे पहली बात उन्हें यह कहा गया कि सर, आप अपनी वर्दी पर अपनी नेम प्लेट ना लगाना, और साथ ही सबसे ज्यादा रिकमेंड तो यह किया जाता है कि आप वर्दी ही ना पहनना। दूसरी बात यह है कि अगर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कीजिए तो उसके ऊपर पुलिस ना लिखवाना, ताकि डाकुओं को पता ना चल जाए। इसके साथ ही अपने साथ पुलिस की वर्दी में किसी भी शख्स को ना रखना, और घर पर भी गार्ड की ज्यादा से ज्यादा तैनाती रखना, ताकि डाकू अगर घर पर हमला करें तो पुलिस वाले उन्हें फौरन नेस्तनाबूद कर दें। कुल मिलाकर पुलिस वालों में इतना ज्यादा आतंक फैल चुका था कि वो डाकुओं से थर-थर कांपने लगे थे। फिलहाल ऐसे माहौल के बीच आईपीएस विक्रम सिंह की पोस्टिंग एटा में हुई थी। आईपीएस विक्रम सिंह, जो कि उस समय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे, उन्होंने कहा कि मैं वर्दी भी डालूंगा, नेम प्लेट भी पहनूंगा और अपनी गाड़ी पर पुलिस भी लिखवाऊंगा, और इसके साथ ही अपने घर पर सिर्फ उतनी गार्ड रखूंगा जितनी के लिए मैं एंटाइटल हूं, यानी कि सिर्फ एक गनर मेरे साथ रहेगा और बाकी जितने गनर घर पर मौजूद थे उन सबको आईपीएस विक्रम सिंह ने वापस भेज दिया। अब ऑफिस में पहुंचकर आईपीएस विक्रम सिंह ने सबसे पहले मंथन शुरू किया वहां के लोकल सीनियर अधिकारियों के साथ। अधिकारियों के साथ मंथन यह किया जा रहा था कि जिस डाकू ने एमएलए का अपहरण किया, जिस डाकू ने 11 पुलिस वालों को मार गिराया, जिस डाकू ने एक दारोगा और उसकी पत्नी के साथ वैश्याना हरकत की, उस डाकू को आखिर कैसे पकड़ा जा सकता है। इसके बीच कई पुलिस अधिकारियों ने अपने अलग अलग विचार रखे और समय का इंतजार करने को कहा। कुछ समय बाद एक बाबा पहुंच जाता है एसपी के दफ्तर में। एसपी के दफ्तर के बाहर जो बेल ड्यूटी पर कांस्टेबल रहता है, उसने इस बाबा को कहा कि आप यहां से चले जाइए, एसपी साहब बहुत बिजी हैं। बाबा ने इंसिस्ट करके कहा कि मुझे एसपी साहब से मिलाइए, क्योंकि मैं आज उनसे वही बात करने आया हूं जिसके बारे में वो अपने पुलिस अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं। ज्यादा कहने के बाद एसपी साहब के दफ्तर में इस बाबा को भेज दिया जाता है। अब जैसे ही ये बाबा एसपी साहब के दफ्तर में पहुंचता है, तो उसके बाद सबसे पहला सवाल एसपी साहब पूछते हैं कि बताइए बाबा जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। बाबा ने अपने मुंह से 2 से 3 लाइनें निकाली, जिन्हें सुनकर खुद एसपी साहब हैरान थे। बाबा ने कहा कि जिनको आप ढूंढ रहे हैं उनकी हत्या हो चुकी है और उनकी लाश कुछ दिनों बाद आपको अपने आप मिल जाएगी और ये केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जिसने हत्या की है उसे आप अपने ही हाथों से मारेंगे। ये बात सुनकर एसपी साहब हंसने लगे। उन्हें लगा शायद बाबा ने कमरे के बाहर खड़े होकर मेरी सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए वो इन बातों को कर रहे हैं। खैर, बाबा वहां से चले जाते हैं और ठीक 15 दिन बाद यानी 20 मार्च को वो दिन आता है जब एसपी को खबर मिलती है कि डाकू महावीर सिंह जहाननगर गांव में अपने पूरे दलबल के साथ यानी पूरे गैंग के साथ पहुंच रहा है। 65 दिन पहले पुलिस को एमएलए की लाश बरामद हो चुकी थी। दरअसल एमएलए की हत्या के बाद उनकी लाश को जमीन के नीचे दफनाया गया था और जो भविष्यवाणी बाबा ने की थी वो सच हो गई। पुलिस को ये लाश बरामद हो गई। अब जैसे ये जानकारी मिली, आईपीएस विक्रम सिंह अपने दल बल के साथ तैयार होने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि सर रहने दीजिए, डाकू महावीर सिंह काफी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है, उससे कोई पुलिस वाला लोहा लेने के लिए तैयार नहीं होता। मगर आईपीएस विक्रम सिंह ने कहा कि आज या तो डाकू महावीर सिंह रहेगा या फिर हम रहेंगे। आईपीएस विक्रम सिंह ने पीएसी, जिसे प्रोविंशियल आर्म्ड कॉर्प्स कहते हैं, उसकी कुछ टुकड़ियां तैयार करवाई। इसके साथ ही डिप्टी एसपी अमर सिंह की एक स्पेशल टीम तैयार करवाई और इस पूरी टीमों के दल को साथ में लेकर 12 बजे के बाद तकरीबन 1 बजे वो जहाननगर गांव के पास पहुंच गए। अब जहाननगर गांव के पास जैसे ही पुलिस की इतनी ज्यादा टीमें पहुंची, डाकू महावीर को इसका पता चल गया। डाकू महावीर और उसके गैंग ने जैसे ही पुलिस का पता चला, वो जहां पर आए थे वहां से निकलते हुए सीधा गन्ने के खेतों में जाकर छिप गए। अब गन्ने के खेतों से
कुछ देर बाद उन्होंने फायरिंग शुरू की। अब डाकू महावीर सिंह इतना तेज था कि वो अपनी लोकेशन की भनक पुलिस को नहीं लगने देता था। 1 बजे पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और लगातार मुकाबला होते होते 4 बज चुके थे। डाकू महावीर सिंह इंतजार कर रहा था कि जैसे ही दिन छिपे उसके बाद सीधा पुलिस पर हमला बोलते हुए यहां से फरार हो जाया जाए। और पुलिस को और खास तौर पर आईपीएस विक्रम सिंह को इसी बात का डर था कि अगर अंधेरा हुआ तो पुलिस के लिए, जवानों के लिए और अधिकारियों के लिए बहुत ज्यादा खतरे वाली बात हो सकती है, क्योंकि उनके पास लाइट का भी ज्यादा अरेंजमेंट नहीं था और डाकू लड़ने और मरने से डरते नहीं थे। इसलिए कोशिश यह थी कि दिन छिपने से पहले ही डाकू महावीर सिंह और उसके गैंग को पकड़ लिया जाए। अब इस बीच फायरिंग लगातार हो रही थी। डाकू महावीर सिंह अगर एक जगह से फायरिंग करता तो थोड़ी देर बाद अपनी लोकेशन बदल देता ताकि पुलिस वाले उसकी लोकेशन पर फायरिंग करके उसे मार ना दें। अब थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस वालों ने हिम्मत की। आईपीएस विक्रम सिंह ने कुछ पुलिस वालों, खासतौर पर डीवाईएसपी अमर सिंह को कहा कि आप अपनी टीम के साथ आगे बढ़ें। पीएसी की एक टीम को लगाया गया, उसे आगे बढ़ने के लिए कहा गया और खेत को चारों ओर से घेर लिया गया। इसके बाद डाकू की जो प्रोबेबल लोकेशन थी उसके पास पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए और वो आगे बढ़ने लगे। और अचानक से आमने सामने की फायरिंग हुई। इतनी तेज फायरिंग हुई जिसका अंदाजा शायद खुद विक्रम सिंह को भी नहीं था। इस फायरिंग में विक्रम सिंह को डर था कि कहीं उनके जवान तो शहीद नहीं हो गए हैं, पर जब जाकर देखा तो वहां पर पता चला कि डाकू महावीर सिंह ढेर हो चुका है। महावीर सिंह के ढेर होने की खबर जैसे ही इलाके के लोगों को लगी, उन्होंने दिवाली बनानी शुरू कर दी और साथ में आईपीएस विक्रम सिंह के जयकारों की गूंज शुरू हो गई, पुलिस के जयकारों की गूंज शुरू हो गई और इसके बाद जगह जगह जश्न का माहौल पैदा हो गया। कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आप कितने भी बड़े गैर सामाजिक तत्व हो, यदि कोई व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो और वो गैर कानूनी काम करे तो वो कानून से कभी नहीं बच सकता। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये आपने भी सुना होगा। न्याय मिलने में देरी हो सकती है पर न्याय मिलता जरूर है। जय हिंद।